बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। और काफ़ी सारी अदालती छोटी मोटी बहुत सारी ख़बरें हैं, लेकिन दो बड़ी ख़बरें आज हैं। आर्टिकल 63A के हवाले से तफसीली फ़ैसला आया, तज़ादात से भरपूर ये फ़ैसला है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी ही की हुई कई बातों से मुकरते हुए फिरते हुए आपको नज़र आएंगे। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है, तो उसकी भी तफसील आपसे शेयर करेंगे। और उससे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है और एक धचका है बेसिकली हुकूमत को और स्पीकर कौमी असम्बली को, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये ख़त लिखा गया था दूसरी मरतबा इलेक्शन कमीशन को, और कहा गया था कि नया जो कानून तरमीमी एक्ट है उसकी रोशनी में जो मखसूस नशस्तें हैं वो हुकूमत को दी जाएँ। उस पर इलेक्शन कमीशन में आज इजलास हुआ। जो ज़राए ये बताते हैं कि उसकी कानूनी टीम ने उनको जो ब्रीफिंग दी उसमें कहा कि क्योंकि पहले वाले ख़त के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में बॉल फेंक दिया गया है और अदालत को कहा गया कि हमें गाइड किया जाए, हमें बताया जाए कि किसको तरजीह दें, कानून को तरजीह दें या अदालती फ़ैसले को दें। तो लिहाजा जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फ़ैसला अपना ना कर ले, उस वक्त तक इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का जानिब से कोई भी फ़ैसला करना मुनासिब कानूनी तौर पर नहीं होगा। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम हो जाता है, उसकी बुनियाद पर जितना वो स्ट्रक्चर बनेगा वो सारा सुपर स्ट्रक्चर फॉल कर जाएगा। ये लीगल पॉइंट्स के ऊपर उनको जो रहनुमाई दी गई, और इसी हवाले से फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस नतीजे पर इजलास ख़त्म किया कि नंबर 1, स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 ये कि वफाकी हुकूमत को फ़िल वक्त जो मखसूस नशस्तें हैं वो नहीं दी जा सकती, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का इस हवाले से इंतज़ार किया जाएगा। क्योंकि पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में की जानिब से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट को दी जा चुकी है। वो फ़िक्स कब होगी ये इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मामला तो ये अर्जेंट नोयत का है। वैसे तो बड़ी टाइमिंग हो रही थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह भी रहे थे कि फैसले पर टाइमिंग के ऊपर इतराज़ किया जा रहा है। तो वो जब हम लोग अपने व्लॉग्स में अपनी ख़बरों में ये कहते थे कि टाइमिंग ठीक नहीं है फ़ैसले की, तो कहते थे आइन में टाइमिंग का कोई जिक्र नहीं है। वही कानून वो थोड़ा सा वही आइन थोड़ा सा आज वो अगर मैं कहूँगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब को भी पढ़ा दें, क्योंकि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी आज ये बात कही है। उन्होंने कहा KPK हाउस को चलें, आपने सील तो कर दिया लीज़ के मामले पे, लेकिन सील करने की टाइमिंग ठीक नहीं थी। तो वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी शायद टाइमिंग का नहीं पता है, उन्हें भी आइन का नहीं पता है, उन्हें भी कानून को नहीं पता, सिर्फ काजी साहब को ही पता है। तो वैसे तो वो यही कहते हैं कि मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन चलें बहरहाल वो थोड़ा सा उनको भी पढ़ा दें तो यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी इल्म में इजाफा हो जाएगा। दूसरा ये आज़म सवाती साहब हैं, उनको एक केस में उन्होंने जुडिशल किया गया था। तब अब दूसरे केस में जो आज़म सवाती साहब हैं वो 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। आज़म सवाती साहब पहले भी गिरफ्तार रह चुके हैं एक ट्वीट के केस में। अब दोबारा से वो जेल की हवा उनको फ़िलहाल तो पुलिस रिमांड पे जाएंगे, उसके बाद जुडिशल होंगे, फिर जेल की हवा उनको खानी पड़ेगी। ये चीज़ें इसके अलावा मुबारक सानी केस के हवाले से मुख्तलिफ चहमागोइयाँ जारी थी। जो कादियानियों वाला केस था उस हवाले से एक फ़ैसला आया है और जिसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से भी काफ़ी सराहा गया है। और फ़ैसले में जो इंटरेस्टिंगली जो एक करेक्शन ऑर्डर की करेक्शन मांगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ऑर्डर्स अपने पिछले, एक 6 फरवरी का था, एक 24 जुलाई का था, उन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस ले लिया। कहा कि सिर्फ मुबारक सानी की ज़मानत बरकरार रहेगी और बाकी वो ऑर्डर ख़त्म कर दिए गए हैं, कालअदम करार दे दिए गए अपने ही ऑर्डर्स को। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी करार दिया है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो फैसला करेगी कि कौन सी दफ़ात आयद होती हैं मुबारक सानी पे, कौन सी नहीं। और बड़ी बात अदालत ने इसमें जो अहम बात की है वो ये कही है कि कादियानी को क्योंकि गैर इस्लामी करार दिया गया आइन के आर्टिकल 260 में, तो इसलिए कादियानियों को वो पाबंद हैं आइन और कानून को मानने के। पाकिस्तान में जो भी आएगा रहेगा वो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानने का पाबंद होगा। लिहाजा वो अपनी जो हैसियत है उसको तस्लीम करें अक़लियत के तौर पर, ताकि उनकी हकूक़ का तयन और तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है। अब आगे बढ़ते हुए आते हैं आर्टिकल 63A के ऊपर, जो तज़ादात से भरपूर तज़ादात का एक मजमूआ मैं इसे कहूँगा। और कहीं पे कोई बात की गई, कहीं पे कोई बात की गई, बड़े दुख और दर्द के साथ भी कुछ बातें की गई और कुछ जगहों पे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जिनका बंदा देख के कानों को ही हाथ लगा सकता है। अच्छा नाज़रीन, अगर हम फैसले के ऊपर आएँ तो फैसले के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब लिखते हैं कि आरिफ अलवी साहब ने सियासी बखेड़े में बिला वजह एक पंगा लिया रेफरेंस दायर करके। और वो ये कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब ने जो रेफरेंस भेजा
सदर अपने तौर पर रेफरेंस भेज नहीं सकता था, क्योंकि वो एडवाइस के पाबंद होते हैं वज़ीर आज़म और काबीना की। तो ना काबीना की एडवाइस को साथ लगाया गया रेफरेंस के, ना ही जो वज़ीर आज़म की एडवाइस थी उसको लगाया गया। मींस कि इसको कोई लीगल बैकिंग नहीं थी, तो टेक्निकली ये रेफरेंस ही नहीं था। अदालत ने गोया ये कहने की कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने आके कहा, आगे चल के कहते हैं कि 184(3) की दरखास्तों को और रेफरेंस को एक साथ सुना गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले इन्फोर्सेबल होते हैं, फैसले बाइंडिंग होते हैं अंडर आर्टिकल 189 अमल दरामद के, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं होता। अब काजी साहब शायद ये भूल गए कि हस्बा बिल का फैसला भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था कि जो हमारा ओपिनियन है वो बाइंडिंग होगा हुकूमत के ऊपर। हुकूमत या जो भी रियासत है वो पूरी वो पाबंद होगी सुप्रीम कोर्ट की सराय की, और आर्टिकल 186(a) की यही मंशा है। ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसको काजी साहब आज नहीं मान रहे, वो इसके कॉन्ट्रेडी ले रहे हैं कि जी राय मानने की पाबंदी नहीं होती, उस पर अमल दरामद की पाबंदी नहीं होती, फैसलों के ऊपर अमल दरामद की पाबंदी होती है। ये बात वो शायद अपने साथ बैठे दो जजेस को भी समझा दें, क्योंकि जिन्होंने ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक होगा तभी माना जाए वरना ना माना जाए, जबकि आइन में ये बात कोई नहीं लिखी गई। तो ये एक तरह से जैसे समीनुद्दीन खान और जैसे नईम अख्तर अफगान ने भी आइन को रीराइट करने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट के ही इन्हीं फैसले की पैरामीटर में अगर देखा जाए तो। आगे चल के वो लिखते हैं कि जनाब ये रेफरेंस क्योंकि आया था इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद थी उस वक्त, और अदम एतमाद में 174 अरकान ने फैसले के मुताबिक इमरान खान को वोट आउट कर दिया था वज़ीर आज़म के ऑफिस से, यानी कि वोट के ज़रिए उठा के बाहर फेंका था। ये कहना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब इमरान खान के हवाले से। अच्छा, वैसे तो उन्होंने एक नैब वाले केस में हर जगह इमरान खान को मिस्टर न्याजी लिखा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मिस्टर इमरान खान लिखा है। यहाँ पे साथ न्याजी का लफ्ज़ भी नहीं लिखा, लेकिन उनका पूरा नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, यहाँ पूरा नाम भी लिखना गवारा नहीं किया। और फिर आगे आके वो लिखते हैं जनाब के उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से उन्होंने लिखा। अच्छा, उन्होंने लिखा कि जी क्योंकि इमरान खान को जब वोट आउट किया गया तो किसी ने पीटीआई के बंदे ने उनको वोट नहीं दिया था, लिहाजा डिफेक्शन वाला मामला तो इन्फ्रक्शस हो चुका था। सदर ने बिला वजह एक पंगा ले लिया था कि जी जो डिफेक्टेड है तो उसका वोट काउंट ना हो, जो डिफेक्शन जिसने की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और डिफेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। इस किस्म की बातें कहते हैं जी की गई थी, पटिशन्स में भी पीटीआई की जानब से जो दायर की गई थी, और साथ ही साथ रेफरेंस के अंदर भी सदर ने ये बात कर दी थी। तो वो कहते हैं जनाब कि जब मामला इन्फ्रक्शस हो गया था तो पता नहीं इसको चलाया क्यों गया। और फिर आगे चल के वो कहते हैं कि हमजा शहबाज 196 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब बने, और उसके मुकाबले में कुछ पीटीआई के वोट लोगों ने भी उनको वोट दिया था। और फिर वो आगे जाके ये फरमा रहे हैं कि जब पीटीआई के लोगों ने उनको वोट दिया तो फिर ये फैसला जो कौमी असम्बली के वाले से दिया गया था ये आड़े आ गया। इसकी बेस पे सूबाई असम्बली के जो वज़ीर आला का इलेक्शन था उसको कलअदम करार दिया गया। वो जो पीटीआई के डालवे वोट थे उनको काउंट नहीं किया गया, लिहाजा वज़ीर हमजा शहबाज को वजारत आला से हाथ धोना पड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। अब इतनी बुनियादी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट फैसलों में असूल तय करती है जो पूरे मुल्क पे अप्लाई करते हैं। वो कौमी असम्बली पे खाली आर्टिकल 63(a) की तशरीह अप्लाई नहीं करती थी, वो किसी भी सूबाई असम्बली में सेनेट में जहाँ पे भी मामला आएगा उस पर अप्लाई करेगी। अगर ये कहा जाए कि सिर्फ कौमी असम्बली की हद तक 63(a) पे वोट जो है वो काउंट नहीं होगा, वोट काउंट हो जाएगा बाकियों पर नहीं होगा, तो ये भी बेवकूफ़ी होगी। पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये इस तरह की बेवकूफ़ी मैं कहूँगा कर सकती है। आम जनरल पब्लिक तो इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो इस किस्म की हरकत कर सके। अच्छा, इसके बाद फिर आगे आके उन्होंने ये भी लिखा कि जो उमर अता बंदयाल साहब हैं उन्होंने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन केस में आर्टिकल 63(a) के हवाले से लिखा था कि जो ये फ़ौजी अदालतों वाला केस था 2015 का, उसमें वो कहते हैं उन्होंने व्यू ये लिया था कि जी 63(a) के हवाले से जो व्यू लिया था, अब उन्होंने इस फैसले में उससे मुख्तलिफ अपना जाविया अपनाया, और उसकी दलील उन्होंने ये दी कि एक जज कभी अगर कानून को गलत समझे तो बाद में वो अपनी तस्हीह कर सकता है। लाजमी नहीं है कि अगर वो किसी एक टाइम पे उसने गलती की है तो गलती के साथ वो चिमटा रहे। खुद काजी साहब कहते हैं बताएं अगर हमने गलती की तो हम रिव्यू इसीलिए होता है कि उसके अंदर हम ठीक कर लें। अगर किसी केस में ठीक करने का मौका मिला था, उन्होंने व्यू अपना ठीक कर लिया, तो उसके ऊपर इतराज़ ये किया गया कि जी उन्होंने ये कहा कि अगर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कोई गलती हो गई तो उसको ठीक किया जा सकता है। बंदयाल साहब ने लिखा था। अब उन्होंने कहा जी हम उनके स्टेट ऑफ माइंड पे कमेंट नहीं करते कि वो कॉन्शियस थे या अनकॉन्शियस थे। अलबत्ता उन्होंने अपना जो फैसला है वो चेंज कर लिया, लेकिन वो छोटा बेंच है वो बड़े बेंच के फैसले को तब्दील नहीं कर सकता। ये 5 मेंबर बेंच था, जबकि जिसने वो फुल कोर्ट जो थी वो 17 रुकनी थी, उसके फैसले को तब्दील नहीं किया जा सकता। बंदयाल साहब ने अपना ओपिनियन खाली चेंज किया है, उन्होंने
पूरे का पूरे 70 रुकनी बेंच का फैसला कल अदम करार नहीं दिया था। बेसिक सी बात थी, पता नहीं ये सिर्फ बुक्स में मैं कहूँगा किस तरह की बात लिखी गई है, इसके अलावा तो कोई सच वजह समझ में नहीं आ रही थी। आगे जाके लिखते हैं कि जनाब फैसले में कानूनी तौर पे बातें नहीं की गई और एक तरह से आइन के अंदर इजाफा किया गया है कि वोट काउंट नहीं होगा, जो आर्टिकल 63A की बुनियादी जो मंशा उसके खिलाफ है। साथ ही साथ आगे आके वो ये भी कहते हैं कि इसमें कानूनी दलील कोई नहीं दी कि फैसले के अंदर सिर्फ ये कहा गया है कि जनाब ये तो इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है, जबकि जजेस का काम ये देखना है कि ये चीज़ इलीगल है, या ये चीज़ लीगल है, इसको इखलाकियात से और बाकी चीज़ों से नहीं जोड़ा जा सकता। पता नहीं वो मोरालिटी का सारा दिन जो जिक्र करते रहते हैं, सैनिटी शैल प्रिवेल, कभी इमरान खान को कहते हैं इनके साथ बैठ जाएं आपस में बात करें, तो वो भी मोरालिटी होती है। अदालत का काम फिर झटके कराना भी नहीं है जब आप इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। तो उन्होंने साथ कासिम सूरी के भी केस का हवाला दिया और पता नहीं इतनी उन्होंने घुमा फिरा के सारी बातें लिखी हैं और पूरी पूरी कहानियाँ जो है ना वो सुनाई है। उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े के वाले से भी आए हैं, बात उसके अंदर लिखी गई है और ये लिखा है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की, वो उसी दिन दायर हुई, उसी दिन लग भी गई। और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस पटिशन को सुना और उसके नतीजे में ये कहा गया कि जनाब जो चौधरी शुजात हुसैन है वो पार्टी हेड है, लेकिन उनकी डायरेक्शन काउंट नहीं हो सकती, जो उन्होंने कहा कि पहले वाले फैसले से 63A वाले से कॉन्ट्रडिक्ट करती है। अब 63A का फैसला जिसको आज कलदम करार दे के इन्होंने तफसीली फैसले में वापस लिया है, तो थोड़ा सा अगर मोहतरम उसको पढ़ लेते, उसके अंदर लिखा था कि जो डायरेक्शन है वो पार्लिमानी पार्टी ने इशू करनी होती है अरकान असम्बली को, वो पार्टी हेड डायरेक्शन इशू नहीं कर सकता। आइन में बड़े अल्फाज में वाज़ेह लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर नहीं थे, वो पार्टी हेड ज़रूर हैं, फैसला पार्लिमानी पार्टी करती है। पार्लिमानी पार्टी का ये फैसला था कि हमने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट करना है। ये उस तरह के फैक्ट्स हैं जो मैं कह रहा था सामने ले आऊँ। अगर पार्लिमानी पार्टी के फैसले पे अमल ना होता फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब एलिजिबल थे रेफरेंस दायर करने के, तो ये उन्होंने कहा कि जी इन्होंने वो कॉन्ट्रडिक्शन उसकी आ गई, जबकि ये कॉन्ट्रडिक्शन तो सिरे से बनती नहीं है। 63A में भी उन्होंने यही कहा था मेन जजमेंट में कि पार्लिमानी पार्टी की जो हिदायत है वो मानने के सब पाबंद है। अब परवेज़ इलाही केस में भी यही कहा और इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा जी इंटरेस्टिंगली कि सेम डे आई और सेम डे लग भी गई। एक और पटिशन है, मैं आपको हवाला देता हूँ। जब उमैर नियाज़ी साहब ने हाई कोर्ट से रुजू किया कि अभी 2024 के इलेक्शन के हवाले से कि जनाब जो आरोज़ हैं वो ना लिए जाएं एडमिनिस्ट्रेशन से और ये लिए जाएं अदलिया से, इसके खिलाफ जब हाई कोर्ट ने आरोज़ का नोटिफिकेशन सस्पेंड किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। सब लोग इस बात के गवाह हैं, एजाजुल हसन साहब भी मौजूद थे और गालिबन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी थे, नहीं सरदार तारिक साहब थे, तारिक साहब थे और एजाज साहब थे। यहाँ पे काफ़ी लेदे हुई और लंबी मीटिंग हुई, इलेक्शन कमीशन को बुला के पटिशन दायर करवाई गई क्योंकि काजी साहब ने छुट्टियों पर जाना था। जाने से पहले उन्होंने पटिशन आई भी, सेम डे लगाई भी और रात को जाके समाअत की और ऑर्डर सस्पेंड किया और पटिशन दायर करने वाले को, एक कानूनी अपना हक इस्तेमाल करने वाले को सीधा सीधा कंटेम्प्ट का नोटिस भी इशू किया गया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को। पता नहीं तब सेम डे आके लग जाए तो बड़ा अच्छा हो जाता है, दूसरे की किसी की पटिशन सेम डे आके लग जाए तो बड़ा गैर आईनी हो जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो पार्टी हेड का हक था, एक जो लोग डी सीट किए गए थे उनको प्रॉपर ट्रायल नहीं मिला था। तो ज़रूर थोड़ा सा अगर आप रिकॉर्ड को देख लें तो उन तमाम लोगों को डायरेक्शन इशू की गई थी पार्टी की जानिब से, उसकी खिलाफ वर्जी, उनके खिलाफ रेफरेंस डिक्लेरेशन पार्टी हेड ने दिए इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने उनको डी सीट किया, जिसके बाद उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई थी। प्रोसीजर आर्टिकल 63 में यही दिया गया और इसी को फॉलो किया गया था। साथ आगे आके उन्होंने ये भी कहा कि जो आयशा गुल अली केस है उसके ये कॉन्ट्रडिक्शन है। आयशा गुल अली केस में जो एजाजुल हसन साहब ने फैसला लिखा था, साकिब निसार साहब और बंदयाल साहब उस बेंच का हिस्सा थे, उसमें उन्होंने ये कहा था जो पार्टी ने डायरेक्शन दी थी, इमरान खान ने जो डायरेक्शन दी थी बतौर पार्टी लीडर या पार्लिमानी पार्टी की जो डायरेक्शन थी वो ज़बानी थी या SMS के ऊपर थी। ज़बानी डायरेक्शन काउंट नहीं होती, आपको तहरीरी देना पड़ेगी। तहरीरी डायरेक्शन आयशा गुल अली को ना होने की बेस पे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था। तो ये बुनियादी से फ़र्क हैं जिनको इतने घुमा फिरा के इस अंदाज में फैसले के अंदर लाया गया है जिसकी गुतुकी नहीं बनती। तो सिर्फ और सिर्फ कह लें कि इसमें से अपना गुस्सा या अपनी अना या अपना बुग़्ज़ दिखाया गया है इन तमाम लोगों के खिलाफ जिनका जिक्र इस फैसले में किया गया है, उसके से बढ़कर या उससे ज़्यादा इसमें मज़ीद और कुछ भी नहीं है।
तो अभी तक के लिए इतना ही, मज़ीद इंशाल्लाह ख़बरों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।